अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ईरान वार का आज 13वां दिन है। ईरान के बीच अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी चल रही जंग का 13वें दिन आज क्या हुआ है और ईरान की ये वार कितनी लंबी खींचने वाली है और कितनी खतरनाक है और भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, आज इस विषय पर हम एक खुली चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, ईरान वार का आज 13वां दिन। 13वें दिन अब से थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट करने आ रहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमैनी का पहला स्टेटमेंट आया है और ये पहला स्टेटमेंट युद्ध को भीषण और ख़तरनाक बनाने वाला है। खमनेई ने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, जितनी शहादत हुई है उनका बदला लिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट को उस पूरे रीजन में यानी अरब की खाड़ी, अरब के देशों में जितने भी उनके मिलिट्री बेसेस हैं ये खाली करना पड़ेगा। जितना नुकसान ईरान का हुआ है उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी और अगर वसूला नहीं जा सका तो उतने का अलाइज कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। उनका मंतव्य खाड़ी देशों से है, यूएई से, सऊदी अरब से, बहरीन से, कतर से और इराक से, जहां पर हमले लगातार जारी हैं। यानी ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि ईरान अब थोड़ा पीछे हटे या शांत हो, लेकिन ईरान ने इस वार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की धमकी दी है। खुलेआम चेतावनी आज सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी किए गए पहले बयान में आई है। यानी ये युद्ध अब बहुत भीषण होने वाला है और एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान क्या क्या कर सकता है? बहनों भाइयों, ईरान ने जो रणनीति अपनाई उसकी भनक न तो CIA को लगी, न मोसाद को लगी, न अमेरिकन मिलिट्री को थी और न इजराइल को थी। ईरान को यह पता था कि उनकी मिसाइलें इजराइल तक तो पहुंच सकती हैं लेकिन अमेरिका तक पहुंचने लायक उनके पास कोई हथियार नहीं है। तो उन्होंने ये बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाई कि खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेस हैं जिसको छूने का साहस के करने के बारे में सोचना भी गुनाह माना जाता था, उन मिलिट्री बेसेस को ईरान ने हिट किया। और हिट ही नहीं किया बल्कि जिन जिन देशों में वहाँ पर ये बेस हैं उन सब जगह बहुत भीषण अटैक किया है और ये अटैक प्रतिदिन जारी हैं, ड्रोन्स के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए। इसका असर क्या हुआ कि इन 8 देशों में खाड़ी के ज़बरदस्त तनाव का माहौल है, घबराहट और भय का माहौल है, होना लाजमी भी है क्योंकि अरब देश लड़ने के लिए नहीं, व्यापार के लिए जाने जाते हैं, वो पेट्रो डॉलर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ एक बड़ी विपदा के तौर पर ईरान के हमले हैं, ख़ास तौर पर दुबई, अबू धाबी और कतर, इराक, बहरीन, यहाँ तो बड़ी ख़राब स्थिति है। हमले नित्य प्रति जारी हैं, हर घंटे 100 ड्रोन्स आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हर घंटे लॉन्च हो रही हैं ईरान से। तो खाड़ी देश बेहद संकट में है। दूसरी बहुत भयंकर रणनीति तैयार की, वार स्ट्रेटजी इसी को कहते हैं। जब आप युद्ध में होते हैं तो आपका ठंडा दिमाग और रणनीति ही काम आती है कि आपके पास ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची है, कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन उनके पास स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जिसकी चर्चा आप इन दिनों बेहद सुन रहे होंगे, हर खबर में, हर चैनल पर, हर मोबाइल पर। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्या है ये आप सब अच्छे से वाकिफ हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ईरान ने किया क्या कि यहाँ से निकलने वाले तेल और गैस के टैंकरों को रोक दिया। यानी इस स्ट्रेट की ये जो जलडमरू मध्य है इसकी गर्दन पकड़ ली। तो खाड़ी देशों का एक भी टैंकर न तेल 1 लीटर ले जा सकता है और न गैस। अगर गुजरा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। जैसे 3 टैंक उड़ा दिए गए, 3 टैंकर, चौथे पर भी अटैक हुआ है। आज एक भी टैंकर हार्मूज जलडमरू मध्य से गुजर नहीं पाया। अमेरिका कह रहा है अपनी नेवी लगा के स्कॉट करेगा, लेकिन बहनों भाइयों किसी भी शिपिंग कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने टैंकर निकालने की कोशिश करे। भारत के 28 टैंकर फंसे हुए हैं जो न तो LPG ला पा रहे हैं न तो तेल ला पा रहे हैं। एक टैंकर जो 6-7 मार्च को चला था वो पहुंचा है आज मुंबई, और वो भी कैसे तैसे पहुंचा है। अब दूसरे टैंकर आने में बड़ी समस्याएं हैं।
हम ईरान के साथ बातचीत में, संपर्क में तो हैं, लेकिन अभी उसने अलाउ नहीं किया उस जल डमरू मध्य से भेजने के लिए। स्थिति विस्फोटक है, खतरनाक है। यह युद्ध जिस दिशा में जा रहा है वो अंतहीन है, और सबसे बड़ी विपदा आई है खाड़ी देशों पर, उसके बाद पड़ोस में भारत पे। हमारे जो कच्चा तेल है और खास तौर पर हमारी एलपीजी पर जो डिपेंडेंस थी, निर्भरता रही है कतर पे, अब कतर से आने वाली एलपीजी सारी की सारी रुक गई है। अब भारत वैकल्पिक माध्यमों से मंगवाएगा भी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डंडैया में या नरही में या आशियाना में या सिविल लाइन में गैस मिलती है, गए झोले में ले आए, भर लाए टैंक में। उसके लिए किसी देश के साथ समझौता करना पड़ेगा, समझौते के बाद उपलब्धता देखनी पड़ेगी, फिर वो लोडिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होके आपके पोर्ट पे आएगा। इट विल टेक अ टाइम, ये समय लगता है। ये कोई बाजार से बाजार की चीज़ खरीदने वाली बात नहीं है। तो भारत के सामने अभी क्या विकल्प है? तो पहला काम भारत की सरकार ने किया कि कमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगा दी, उसकी राशनिंग कर दी। यानी कि जो खपत है भारत की, उस खपत का एक बड़ा हिस्सा जो कमर्शियल में जा रहा था, उसको डोमेस्टिक के लिए रोक लिया। शायद ये बुद्धिमानी भी है, और विकल्प ही क्या हो सकते हैं। इसीलिए आपको इन दिनों सिलेंडर की क्राइसिस दिख रही होगी। और डोमेस्टिक में सरकार ने राशनिंग कर दी, पेट्रोलियम कंपनियों ने। ऐप पर बुक नहीं हो रहा। अगर गैस बहुत ज़्यादा मौजूद है और कोई शॉर्टेज नहीं है तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? लोग 2-2 दिन से बिना खाए पिए लाइनों में क्यों लगे हैं? जिनके घरों में शादियां, उनको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उनकी क्या गलती है? तो कम से कम भारत की सरकार को या पेट्रोलियम कंपनियों को व्यवहारिक रणनीति अपनानी चाहिए। जिनके यहाँ शादियां तय हैं, उनकी शादियों में क्या होगा? वो मेहमानों क्या खिलाएंगे? जो बहुत इसेंशियल फूड सर्विसेज हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो सिर्फ डोमेस्टिक को देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। इस पर भारत की सरकार को और पेट्रोलियम कंपनियों को बुद्धिमानी पूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से नीति बनानी चाहिए, एक तरफा नीति नहीं। तो निकट भविष्य में भी हमारे पास जो बची हुई सप्लाई है, हमारे पास सिर्फ हम तकरीबन 25-28% का प्रोडक्शन हमारा खपत के मुकाबले है। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 70% से ऊपर, इसको हम बाहर से मंगाते हैं। एलपीजी जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर फिलहाल से परेशानी उत्पन्न हो गई। अगली खेप दूसरे देशों से जब तक आएगी, तब तक लिए हमें एक नागरिक के तौर पर भी हम सबको संयम से काम लेने की ज़रूरत है। और ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं कोई सूत्रों के हवाले से नहीं बता रहा हूँ। एक सूत्र कहते हैं कि ईरान से बात हो गई, हमारे जहाज आएंगे, और मार दिया। अब तक 3 भारतीय मारे जा चुके हैं जो टैंकरों में सवार थे। उसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? तो जब तक शांतिपूर्ण पहल नहीं होती, तब तक बहनों भाइयों बहुत कठिनाई है। लेकिन इस आपदा के अवसर पर हम सबको एक देश के रूप में बहुत ही संयम और समझदारी से काम की जरूरत है। हमें पैनिक नहीं करना है। थोड़ी शॉर्टेज तो है, कोई इसमें दो राय नहीं कि शॉर्टेज है, लेकिन यही वक्त है कि कठिन समय में हमको जिम्मेदारी से भी परिचय देने की ज़रूरत है। और सरकार को चाहिए कि जिनकी नीड है, ख़ास तौर पर गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, गरीब, नौकरी पेशा का व्यक्ति, जिसके पास 1 या 2 सिलेंडर है, उसके घर क्राइसिस है, उसको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। जिसके 4 सिलेंडर हैं वो वेट कर सकता है, लेकिन जो 1 या 2 सिलेंडर पर चलते हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकते। वो कहाँ से लकड़ी कोयले का इंतज़ाम करेंगे? उनको गैस मिलनी चाहिए। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस वार में भारत पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए। गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे। ये एलपीजी की जो कमी है, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol
diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय प्रकाश, सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर करोरी सिंह फॉरेन मामलों के देश के टॉप एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमें समय देने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, अगर शॉर्टेज नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, तो क्या ये लोग शौकिया लाइन लगाए हुए हैं? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि लोग शौकिया लाइन लगाए। लोगों में भय की धारणा है कि सरकार कह रही है कि हम आपको उपलब्ध कराएंगे, पर ऐसा हो सकता है कि ना मिले। पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम सोशल मीडिया के लोग जिस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कृपया ना करें। हर व्यक्ति तक सिलेंडर पहुंचेगा। सरकार ने कुछ स्कीम बनाई है। आप कह रहे हैं कि ऐप पे बुक नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 दिन बाद की बुकिंग थी, उसको सरकार ने 25 दिन किया है। लोगों को गैस मिलेगी, गैस उपलब्ध होगी। सरकार तमाम और तरीकों पर विचार कर रही। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई है। मुझे लगता है गैस की और सुचारू व्यवस्था करने के लिए सरकार लगी हुई है। ये युद्ध हो रहा है कि नहीं और दो देशों के पीछे, लेकिन जो आप जानते हैं जहां से गैस की सप्लाई आती थी वहां संकट है, और उस संकट का सामना पूरे देश को मिलकर करना है। पर सरकार की बात पर भरोसा करें कि हमारे पास समुचित सप्लाई है और हम नियम कानून बना रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों को देंगे। बात जहां तक आपने कही कमर्शियल सिलेंडर की, कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट को मिलने, उसके लिए भी तमाम कंपनियों ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात की है। उसके अनुसार आगे डिलीवरी होगी, किसी के साथ कमी नहीं होगी। जहां तक शहर में आपने शादी बारात की बात की कि लोगों के शादी बारात, उसके लिए डीएसओ ऑथराइज्ड है कि जो शादी बारात के लिए सिलेंडर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर वहां पर मदद करेंगे और ऐसी जगह पर कमी नहीं होने पाएगी। हां, परिस्थितियां जरूर कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पैनिक करें, हम परेशान हो। और जो मुझे लगता है तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इस समय राष्ट्र का मामला है। राजनीति करने का समय अलग आएगा, इस समय राष्ट्र का मामला है। सरकार ने बहुत कुछ एकत्रीकरण कर रखा है, अपना रणनीतिक रिजर्व भंडार बना रखा है। आप कांग्रेस के समय देखिए, जब हुआ था शून्य था रिजर्व भंडार। आज तमाम चीजें रणनीतिक रूप से भंडार हमने कर रखा है, और हमको पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अपनी देश की जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। घबराहट के माहौल से बाहर निकले। तमाम जगह लाइनें लगी हैं, पर बहुत जगह खत्म भी हुई हैं। लोगों को भरोसा हो गया है कि धीरे धीरे गैस उन तक पहुंच जाएगी, गैस सिलेंडर उन्हें मिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है बहुत से लोग समझ गए और बहुत से लोग आगामी 1-2 दिन में समझ जाएंगे। शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। समस्या तो है पांडे जी, लेकिन सरकार का कहना है कि हम राशनिंग करके या कुछ प्रिकॉशंस लेके सिचुएशन को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि शायद ट्रंप मान जाएं और ये वार ख़त्म होने के नज़दीक हो, लेकिन अभी जो मुश्तबा खामनेई का स्टेटमेंट आया है, उससे मुझे लगता है कि ये वार और भीषण दौर में जाने वाली है। भारत की तैयारियों से विपक्ष होने के नाते आप संतुष्ट हैं या नहीं? और ये जो लोग लाइन लगा रहे हैं गैस एजेंसियों के बाहर, सरकार कह रही कोई शॉर्टेज नहीं है, तो क्या ये शौकिया लाइन लगाए हुए हैं अपने मजे के लिए? बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए हाँ, बात तो यही हुई ना, हम पे भारतीय बहुत टाइम है। देखिए, आप शुरू से देखिए, भाजपा की यही रणनीति रही है। वो हमेशा हर संकट के समय एक तो मोदी जी मौन हो जाते हैं, और भाजपा के दूसरे जो जिम्मेदार नेता हैं वो क्या करते हैं, वो झूठ फैलाते हैं। आप याद करिए, कोरोना के समय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। नोटबंदी के समय बैंक में नोट की कोई कमी नहीं है और लोग हफ्ते हफ्ते भर लाइनों में 4-4 हज़ार रुपए के लिए लगे रहे। अब यही स्थिति आज भी है ब्रजेश जी। और इसी वजह से लाइन लगी है पांडे जी, क्योंकि सरकार की बात पर लोगों को एतबार नहीं, कोई पीछे का जो पास्ट का एक्सपीरियंस है ना। एग्जैक्टली। और दूसरा, सरकार सामने आके बात नहीं करती है। ये सूत्र दिन भर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर आए सामने, या हम कहते हैं चलो ऑयल मिनिस्टर आए सामने, पब्लिक एड्रेस करें कि साहब देखो सिचुएशन ये है, बी केयरफुल, हम ला रहे हैं, संयम रखो। कोई बोलने वाला तो हो। बिल्कुल आप सही। मैं तो हीरो वाजपेयी की सराहना करता हूं कि अगले आदमी ने स्वीकारा कि यस देयर इज ए प्रॉब्लम,
शॉर्टेज है, बट हमें मिलकर इसको हैंडल करना है। नहीं तो बस ऐसे ही ना ब्रजेश जी, तो सरकार हमेशा झूठ का सहारा लेती है। और आप देखिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि शॉर्टेज है। भले गंगा के किनारे लाशों की लाइन ऑक्सीजन की कमी से लग गई, लेकिन सरकार ने तब भी स्वीकार नहीं किया। जहां तक युद्ध की बात है, और आप भी पैनिक न फैलाओ कृपया। नहीं कोई विपक्ष की पैनिक नहीं। भूमिका आपने सकारात्मक कहा रखो। ब्रजेश जी, पैनिक कैसे फैलता है? कांग्रेस के कहने से थोड़ा ही फैलेगा। पैनिक फैलता है, ये जो लाइनें लगी हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, लाठियां खाते हुए जो लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जो उसके भुक्तभोगी हैं, पैनिक उससे फैलेगा। और ये पैनिक नहीं है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, उसको लाइन में खड़ा करा दिया आपने। यही आपने किया। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन पे लगा दिया, अब आपने ऑक्सीजन की लाइन पर लगा दिया, फिर नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, फिर अब लोगों को आपने जो है गैस की लाइन में लगा दी। ये लाइनबाज सरकार है, लाइन लगाती है और फिर क्या उसको मैनेजमेंट के लिए क्या करती है? जुमलेबाजी करती है, फिर झूठ बोलती है, फिर ड्रामेबाजी करती है। और फिर एक दिन मोदी जी आएंगे, आंसू गिराएंगे और कहेंगे जिस चौराहे पर कहिए मैं आ जाऊं। ये इस सरकार की रणनीति है। अच्छा, आप देखो सप्लाई तो कट गई है, एक भी टैंकर गुजर नहीं रहा, सप्लाई आ नहीं रही है। अगर हम अर्जेंटीना से, रूस से, अमेरिका से, कहीं से भी खरीदते, ऑस्ट्रेलिया से कराते, कोई ऐसा तो है नहीं कि इंदिरा नगर में मिल रहा है, मैं उस पे सिविल लाइन में मिल रहा जी, है, मैं उसी पर बात गैस खरीद लाए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, सबको पता था कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो वो बंद होगा। क्या प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले तो इजराइल तेल अवीव में थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगा। हमारा 80% से ज्यादा एलएनजी जो है वो कतर से आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही गुजरेगा। कुवैत से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, और इन सबका एक ही रास्ता है, वो बंद होगा। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आया था क्या? और नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं। जब राहुल गांधी जी ने उसी समय कह दिया था एक सुनामी आने वाली, स्टार्म आने वाला है, कहा था ना राहुल गांधी जी ने। जब कहा था तो आप राहुल गांधी जी की बात मान लेते। राहुल जी ने कोरोना के समय में भी आपको चिताया था, आपने चाइना की जहाजें नहीं बंद की। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर साहब दुबई से लौटे हैं, इसलिए ये सिचुएशन को बहुत बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। सर, आपका शुक्रिया। मैं ये सोच रहा था या समझ रहा था कि शायद 2-4 दिन 5 दिन में ये मसला निपटेगा, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे थे, उससे लग रहा था कि वो कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी जो सुप्रीम लीडर का पहला स्टेटमेंट आया है, उससे मुझे प्रतीत होता है कि ईरान इस वार को अब एक्सक्लेट करने वाला है। तो वैश्विक स्तर पर ईरान की स्ट्रेटजी के बारे में आपकी राय, ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा? कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से इसका कोई हल निकलने की निकट भविष्य में कोई गुंजाइश है अथवा नहीं? देखिए ब्रिजेश जी, आपके साथ बहुत लंबे समय बाद जुड़ रहे हूँ मैं। जहाँ तक मेरी समझ है कि जो वैश्विक संकट का युद्ध है, वो पहली बार बहुत लंबे समय बाद इस तरह की स्थिति बनी है। और इसको मैं अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से, सेना की दृष्टि से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है ईरान का। लंबे समय तक ईरान पे प्रतिबंध लगा के बुरी तरह से ईरान को पैरालाइज कर दिया था। फिर भी ईरान की जो नीति में स्पष्टता है, लक्ष्य में स्पष्टता है, वो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका की शक्तिशाली होते हुए भी रणनीति और लक्ष्य में इतनी अस्पष्टता है, जिसकी वजह से ये हालात बन गए हैं। अब ईरान के फेवर में स्थिति क्यों बन रही है, उसका कारण यह एक तो ज्योग्राफी है ईरान की, वो ईरान के फेवर में जाती है। दूसरा, ईरान का जो फेथ है, जिसमें शहादत का कंसेप्ट है, हुसैन को लेके उस तरह का लोगों का कमिटमेंट बहुत है। लोग अपने हार्डशिप सहन कर लेंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा, ईरान की जो जितनी पुरानी सभ्यता है, तो उसका बौद्धिक एलिमेंट है, वो कहीं अमेरिका से ज्यादा है। तकनीकी दृष्टि से अमेरिका बहुत आगे हो सकता है, लेकिन उस तरह का एनलाइटनमेंट जो पर्शियन कल्चर का है, वो अमेरिकन कल्चर का नहीं है। 3 तो ये बिल्कुल फेवरेबल हो गए। इसके अलावा जो नीति की स्पष्टता है, ये एक चौथा कारण हो गया।
और पांचवा यह है कि खुमैनी के पिताजी को, उनकी माँ को, सबको मार दिया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे, उदार होंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था कि वो और ज्यादा कट्टर होंगे अपने पिताजी से भी, और वही हो रहा है। अब अमेरिका वापस कैसे निकले उनके सामने, अमेरिका के सामने, ये समस्या है। और वार की स्थिति होती है ना, तो विजय जी आप जो इस स्थिति को समझते हैं, उसमें एक तो कोवर्ट एक्शन होते हैं और एक होते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो अब अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि अरब कंट्रीज को और ईरान को आपस में टकराहट की स्थिति में ले आए, लेकिन अरब कंट्रीज हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली चल रहे हैं, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा ब्रदरली है, हम ब्रदरली कंट्री के साथ कैसे लड़ लें नुकसान होते हुए भी। और जो ज्यादातर नुकसान हो रहा है इन कंट्रीज का, जो मिसाइल जाती हैं ईरान से इजराइल की तरफ, उसमें बीच में अमेरिकन बेसेज हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं, और इंटरसेप्ट करेंगे तो बहुत से टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तो एक तो उसकी वजह से हो रहा है, और कुछ जो अमेरिकन बेसेज को टारगेट भी ईरान करता है इन कंट्रीज में, तो वहां पे कुछ कोलेटरल डैमेज हो जाता है, वो होता है रणनीति में। अब लास्ट जो भारत वाली बात आप कह रहे थे, भारत को लेके मैं देखिए, हमारे राजनीतिक नेता हैं अलग अलग दलों के, उनके सभी की बातों में सत्यांश है, कोई परफेक्ट नहीं है, और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अच्छा लक्षण है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन भारत का मैं देखूं, भारत, आप और हम तो किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, और आप और हम जानते हैं कि 71 में भारत में कैसा संकट आया था, अग्नि परीक्षा थी, भारत अच्छी तरह निकल के आया उससे। 98 में कैसा संकट आया था जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, भारत को कोई ने उस संकट से निकला, तो भारत इस संकट से भी निकलेगा। लेकिन ये राजनीतिक दल हमारे आपस में करते हैं, ये अपने स्कोर सेटल करना या अपनी बातें कहना एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट है, क्योंकि सरकार है, वो सरकार के प्रतिनिधि डिफेंड करेंगे, अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, अपोजिशन वाले क्या एक विषय की आलोचना हो रही है कि तो स्वाभाविक नहीं है, भारत की एलपीजी पर या कच्चे तेल पर जो निर्भरता खाड़ी देशों के साथ रही है, और ये जानते हुए भी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान कभी भी वॉर सिचुएशन में बंद कर सकता है, क्या हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते थे, अन्य क्षेत्रों पर नहीं कर सकते थे? कतर पर हमारी एलपीजी को लेकर खास तौर पर जो निर्भरता जिसको हम आज भुगत रहे हैं। देखिए, हमने जैसे अपने ऑयल की जो निर्भरता थी, हम रशिया की तरफ गए, ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफाई हमने नहीं किया है, लेकिन ये इस तरह की स्थिति तो अनएक्सपेक्टेड थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान और अमेरिका इजराइल का वार इतना लंबा चलेगा। तो अगर ये और लंबा चलता है तो अमेरिका में हिंदुस्तान से भी बुरा हाल हो सकता है। मिड टर्म में ट्रंप की पार्टी बुरी तरह हार भी जाए, अगर 10-15 दिन और चल गया तो ये नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो होर्मुज वाली स्थिति है, वहां ईरान ने अब थोड़े से माइंस और फिट कर दिए हैं, तो उससे अगर नहीं भी चाहते हैं तो कई बार आप अलाउ भी करोगे शिप को, तो कोई माइन अगर एक्सप्लोड हो गया तो अनएक्सपेक्टेड भी नुकसान हो सकता है, क्यों माइंस बहुत फैला दिए हैं वहां। तो अब जो अंतर करना बड़ा, वार की स्थिति में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कूटनीतिक के रूप में, एक जानकार के रूप में आप क्या मानते हो कि ये वार अभी निकट भविष्य में खत्म होने वाली है, या फिर आज के स्टेटमेंट के बाद खमेनी के ये लंबी चलेगी? देखिए, निश्चित रूप से वार लंबी चलेगी, और अगर ईरान को पूरी तरह अगर खत्म भी कर देते हैं तो वार की स्ट्रेटेजी दूसरी हो जाएगी, गोरिल्ला वारफेयर की स्थिति आ जाएगी, जगह जगह आतंकवादी अटैक होंगे, उस तरह से चलेगा। लेकिन ईरान को अगर बिल्कुल नेस्तनाबूद भी कर देंगे वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, उन सब चीजों से, तो भी वार लंबा चलेगा, कि वो रणनीति बदल कर। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मनोज कुमार जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। ब्रिगेडियर साहब, इस पूरी वॉर में भारतीय सेना को सीखने के लिए क्या है, ख़ासतौर पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन, उसकी सटीकता, ईरान पर विध्वंसक कार्रवाई। लेकिन मैं एक चीज़ जो देखकर सर मैंने महसूस किया कि ठंडे दिमाग से बनाई गई स्ट्रेटजी कभी कभी कितनी कारगर होती है, ख़ासतौर पर ईरान की दो स्ट्रेटजी। एक, मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं जो दशकों तक $1 ट्रिलियन खर्च करके तैयार किए गए थे, आज की डेट में उनमें से कोई एक फंक्शनल नहीं है, सब सैनिक कर्मचारी हटाने पड़े, और मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान का अटैक। और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की गर्दन दबा देना।
ये उनको ऐसी स्ट्रेटजी है जो अमेरिका और इजराइल इससे निकल नहीं पा रहे हैं। एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं कि इस वार से हमें क्या सीखना चाहिए? नमस्कार मिश्रा जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान को बहुत कम आंका है, क्योंकि ईरान हमेशा से जानता था कि कभी जो है अमेरिका और इजराइल मिलकर उन पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो ये कहा करते थे कि भाई एज फार एज दे आर कंसर्न उनको दोनों देशों को पूरी तरह समाप्त करना है, वो नहीं होने चाहिए। तो ये करीब 20 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो उनकी मजबूत बात रही है वो जानते थे कि उनकी कमजोरी क्या है। जैसे और पैनलिस्ट ने बताया कि वो जानते थे कि उनके पास एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं है, नेवी इतनी मजबूत नहीं है, तो उन्होंने जो अपने आप को मजबूत किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपकी जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो हमने ऑफ सिंदूर के दौरान भी देखा था जब हुआ था अपना बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, उसको उन्होंने मजबूत किया। और वो ये भी जानते थे कि उनके जो टारगेट हैं, अमेरिका होते हुए अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते, तो डियरेस्ट क्या है उनके लिए? अमेरिकन बेसिस, जो आपने बिल्कुल बताया, सारे के सारे अमेरिकन बेसिस टारगेट करे, जो आज तक कोई भी सपने में सोचता भी नहीं था कि उन टारगेट्स को अटैक करें। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली शुरू से रही है कि जब भी ईरान पे कोई खतरा मंडराया, ईरान को डराया गया है, तो ईरान ने हमेशा बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी को निकलने नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब पूरे विश्व का करीब 60% तेल वहां से तेल या गैस वगैरह निकल कर आती है, तो उसको रोकने से पूरे विश्व में फर्क पड़ेगा। वो जानते हैं कि अगर इस जगह को जाएगा और इनके तेल के जो आवाजाही को रोका जाएगा, तो कोई ना कोई पूरा अमेरिका के ऊपर जो दबाव बनाएगा, भाई आप जो वॉर चला रहे हैं, आप जो टारगेट कर रहे हैं, वो नहीं चल पाएगा। अब बात आती है कि अमेरिका की ताकत की और इजराइल की ताकत की। उनके पास ज्यादा सटीक और सबसे बढ़िया हथियार है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तो जर्मनी रशिया के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तो जर्मनी सब कुछ सबसे अच्छा था, एयरफोर्स बड़ी ताकतवर थी, टैंक्स बहुत मजबूत थे, लड़ रहे थे रशिया से। रशिया के जो है हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में वॉर फिर भी रशिया जीता, क्योंकि रशिया अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पे जो ईरान है वो भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। वो जानता है कि अगर वो नहीं लड़ पाए तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो लड़ाई जो चल रही है, हम सबने असेस करा था ज्यादा हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी। जी, इस वार की टेक्नोलॉजी पर जो युद्ध हो रहे हैं, जिस तरह से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है दोनों तरफ से, क्या हमारी मिलिट्री को भी इससे सीख लेना चाहिए कि फ्यूचर वॉर कैसी होती है, अमेरिका और इजराइल देश किस तरह के अटैक करते हैं? क्या हम बैकएंड में इसका एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने लेसन्स इससे पहले ऑफ सिंदूर में तो लिए ही थे कि कितना एयर वॉरफेयर कितना जरूरी है, ड्रोन्स कितने जरूरी हैं, मिसाइल्स कितने जरूरी हैं। लेकिन असली लड़ाई जो लड़ी जाती है वो फाइनली होती है लैंड की लड़ाई होती है, जहां पर आपको जाके फिजिकली जो है टारगेट को कैप्चर करना है। वो यहाँ पे इनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि अगर इनका पूरा का पूरा जो है लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरी लड़ाई को भी खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है शायद वो जैसे वेनेजुएला में हुआ था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, लोग मान जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। एक्चुअली ये सोच रहे थे कि जनता बगावत कर देगी और रिजीम को पलट देगी। दैट वो असेसमेंट जो आपने बात कही ना, करोरी सिंह जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो पर्शियन कल्चर और पर्शियन सभ्यता है ना, वो इतनी इनलाइटन है बौद्धिक मामलों में कि खतरे को ईरानियन ने इमीडिएट भांप लिया कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, दरअसल ये अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर है। इसलिए 1 महीने पहले जो जनता बगावत पर उतरी थी, हमने के मारे जाने के बाद देखिए एकजुटता हो गई सब में, क्योंकि सब ये समझ गए कि एक्चुअली मकसद क्या है। वो मैंने बताया कि इनके वजूद की लड़ाई है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो पूरा का पूरा ईरान का नामो निशान मिट सकता है, और उसी लिए लड़ रहे हैं। मेरा अभी ये मानना है कि अंत में अमेरिका को और इजराइल को कोई ना कोई ऐसे अपने कहेंगे जरूर कि हम जीते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात करके इस युद्ध को समाप्त करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश मौजूद हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर ये बताइए कि इस वॉर से दुनिया भर को, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट को, ईरान, इजराइल, अमेरिका को क्या नुकसान हुए? मैंने देखा है कि दुनिया भर की शेयर मार्केट गिर रही है, ऑयल मार्केट तो रैपिडली रॉकेट की तरह बढ़ रही है, आज भी $100 प्रति बैरल के ऊपर है।
वो भी तब जब हिस्टोरिकली ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने रिजर्व रिलीज किए, तब ये हालात हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है? जी नमस्कार। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे लिए ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट, वो जैसे हमारा खून होता है, वो हमारे लिए ब्लड लाइन ही नहीं, ब्लड है पूरे का पूरा। और कोई भी इंडस्ट्री जहाँ के ऊपर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा ऑयल और एलाइड एरिया, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके थ्रू ही चल रहा है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में तो हमने थोड़े से एडवांसमेंट्स किए हैं और उस पर हम चल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी मेजर सोर्स जिसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो अभी भी ऑयल है। और जैसे ही ऑयल हमारे लिए रुकता है तो हमारे लिए स्ट्रैंगुलेशन की स्थिति पैदा हो जाती है जी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा दम जो है वो घुटा जा रहा है। तो हमारी पूरे की पूरी इंडस्ट्री जो है वो उस पर रुकने लग जाती। अभी तो करेंटली हमारे पास रिजर्व्स हैं, हर एक देश जिसका आपने नाम लिया और बाकी देशों में भी अपने रिजर्व्स हैं। और इन 12-13 दिनों में भी कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने कहा है हम अपने रिजर्व्स को अब और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। माने किसी के पास भी 10 दिन में ये स्ट्रैंगुलेशन का जो इफेक्ट है, गले में जो रस्सी है, वो समझ में आने लग गया है कि अब हमारे चारों तरफ जो है वो कसी जाने लगी। तो उन्होंने अपनी कोशिशें कर दी। आपने कहा अभी ब्रिटेन ने अपने ऑयल के रिसोर्सेज को रिजर्व्स को उन्होंने रिलीज़ किया। तो ये रिजर्व्स हैं, अभी वो एक्सप्लॉयटेशन वाले लेवल पे हम फिर भी नहीं आ पाए हैं। तो रिजर्व्स इंडिया के पास भी हैं थोड़े, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम उन रिजर्व्स को कैसे ऑल्टरनेटिवली करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। बात आती है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्टेड होगा। हमारे पास कहीं के ऊपर खाद के ऊपर भी इस पर फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास इंटरनल जितना हमने पिछले 10 साल 12 साल में जो हम कह रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वो रोडवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट के लिए जो रोडवेज़ हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, और रोडवेज़ को चलाने के लिए हमको ऑयल चाहिए। हमारे पास अभी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लॉन्ग रन में लेके जा सकते हैं। तो ऑयल अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एरिया है। एक और यहाँ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। हमने सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जगह रखती है। तो जब वेनेजुएला गए तो AI ने हेल्प किया और वहाँ से हम प्रेसिडेंट को अपने पास ले करके चले आए। वेनेजुएला हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी पहले दिन जो सुप्रीम लीडर थे वो यहाँ के ऊपर जो है शायद AI की वजह से ही आसानी से स्पॉट हो गए। AI ने ये नहीं बताया था कि पब्लिक बाहर नहीं है। ये AI की चूक हो गई। ये AI यही होता है सर, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंस। जी तो नहीं, ह्यूमन असेसमेंट सर बहुत जरूरी है। हाँ, ह्यूमन असेसमेंट जरूरी है, और ह्यूमैनिटी का और ह्यूमन पार्टिसिपेशन जो उसमें, जैसे अभी कल्चर की बात कर रहे थे हम कि कैसे ये एम्पायर्स इतने समय तक चलते चले आ रहे हैं, कैसे ये लग रहा है एंथ्रोपिक ने पेंटागन को बताया नहीं कि अगर खामनेई मारे भी गए तो इसके बाद क्या होगा, शायद ये नहीं पता। जी मतलब वो लोगों का पार्ट, जी हर कोई अपने आप में खोमेनाई। मेरे साथ इस वक्त सिद्धार्थ कलंश जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने विख्यात पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका। तो खोमेनेई के स्टेटमेंट के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि वॉर लंबा खींचेगी। गैस की किल्लत है या नहीं है, सरकार तो कह रही है सब अफवाह है। तो ये जो लोग इकट्ठे हैं ये किस तक क्यों आ रहे हैं गैस लेने? क्या इनके पास गैस नहीं है या ये जमा कर लेना चाहते हैं गैस? और दूसरा, हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं सर? देखिए ब्रजेश जी, पैनिक तो है गैस को लेके, और गैस की किल्लत भी है, दोनों बातें हैं। अगर किल्लत नहीं होती तो रिफिल बुकिंग के लिए वेट पीरियड क्यों बढ़ाया जाता, कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर्स जो है उनकी सप्लाई क्यों रोक दी जाती या मिनिमाइज की जाती। और उससे भी बड़ी बात वो है जो आपने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि सरकार की कई बातों पर जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। ये कोविड से शुरू हुआ, नोटबंदी में हमने देखा, और अब जब गैस सिलेंडर पे सरकार की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि कोई कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। तमाम सारे लोगों ने बताया कि हाँ हमारे पास रिजर्व है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके पास जो रिजर्व है वो कितने दिनों का है। चाइना जैसे कंट्री के पास हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास तकरीबन 1 साल का रिजर्व रहता है। जापान के पास हमसे ज्यादा रिजर्व, बहुत सारे कंट्रीज के पास रिजर्व भी लंबे समय के लिए रखते हैं ये लोग। ओह माय गॉड। जी, और
हमारे पास 25 दिन, इसमें भी एलपीजी के बारे में आज मैं पेट्रोलियम मंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा हमने 25% बढ़ा दी है एलपीजी का प्रोडक्शन। भाई कहाँ से एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया है आपने? आपको ये बताना चाहिए कि हमने एलपीजी के सिलेंडरों की फिलिंग का काम 25% बढ़ा दिया है। आप कोई एलपीजी पैदा नहीं करने लगे हैं कि आपके पास एलपीजी आ रही तैयार कर रहे थे और वो एलपीजी आपने 25% ज़्यादा पैदा करनी शुरू कर दी। हम एलपीजी के लिए बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंट हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि 90% के करीब जो है डिपेंडेंस है। 70% हालांकि आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन 90% के आसपास करीब डिपेंडेंस है। तो हमने कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा दिया है। हमने जो सिलेंडरों में भरा जाता है वो रिफिलिंग का काम वो हमने जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन जो पैनिक है वो पैनिक इस सिचुएशन को अभी हैंडल कर पाने में क्या सरकार समर्थ नहीं लोगों हो को ठीक से समझा पा रही है? क्योंकि ग्राउंड की देखिए, सिचुएशन होना कुछ ही- और है, सरकार होना ही- कहती है सब अफवाह है, और ग्राउंड पे जनता कह रही है कि सिचुएशन का, तो दोनों में ना ये प्रॉब्लम सरकार के सामने ना आकर सिचुएशन को एड्रेस करने की वजह से मुझे लगता है भ्रम फैल रहा है। देखिए, अगर अफवाह है, अगर आपके पास पर्याप्त एलपीजी है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का वेट पीरियड क्यों किया जाए? शहरी क्षेत्रों में उसे 25 दिन, पहले 21 दिन, फिर 25 दिन, 21 और 25 दिन का गैप करने में आपने 4 घंटे का समय लगाया। पहले 21 दिन सोचा, फिर उसके बाद उसको 25 दिन बढ़ाया। क्या लाइनें नहीं दिख रही हैं? क्या सारे टेलीविजन चैनलों से लेके, अखबारों से लेके, वेबसाइट से लेके हर जगह जो लाइनें दिखाई जा रही हैं वो लाइनें तो झूठी नहीं हैं? खाली सिलेंडर लेकर ही लोग गए होंगे, भरे सिलेंडर में तो नहीं भरवा रहे होंगे। ये भी तय है। एक मैंने इक्का आज बड़ा दुक्का लोग- दिलचस्प वीडियो देखा कानपुर का, कि लंबी लाइन लगी हुई, बहुत लंबी लाइन, और एक पुलिस वाला लाउड स्पीकर लिए कह रहा है सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है, आप लोग कोई परेशान ना हो, हाँ सबको मिलेगा, और आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन शॉर्टेज कोई नहीं। और उसी वीडियो में वही पुलिस वाला, उसने पोस्ट किया ट्विटर हैंडल पे, पुलिस ने, कानपुर का वीडियो है, और उसी में लंबी लाइन भी लगी हुई है। क्या विरोधाभास है? देखिए, सिचुएशन को एड्रेस तो करो, यस देयर इज ए प्रॉब्लम, बट सबको मिलकर काम करना है, ये मैं कह रहा हूं। स्ट्रेटजी के स्तर पर और इस क्राइसिस को हैंडल करने के स्तर पर कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, जिसके चलते ये पैनिक की सिचुएशन पैदा हुई है। हम अभी तेल और गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखें प्लास्टिक का दाना, प्लास्टिक आज की तारीख में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लास्टिक के दाने की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। कई सारी फैक्ट्रियां जिनके पास पुराने ऑर्डर्स थे उनको बंद करना पड़ा है अपना प्रोडक्शन। अभी फर्टिलाइजर के बारे में अजय प्रकाश जी ने बताया, और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसका वो पूरी इकोनॉमी पर आसानी से जाने वाला नहीं है, वो लंबे समय ये तक वार रहने लंबी वाला है। खींचेगी सारे या आपको लगता है थोड़ा सारे निपट एक्सपर्ट्स जल्दी? जी, वार लंबी खींचेगी या हल निकलेगा? सारे एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, वॉर को लेकर जो असेसमेंट था इजराइल और अमेरिका का, इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन वॉर को लेकर जो भी असेसमेंट था वो असेसमेंट गलत निकला। एक लग रहा था कि ईरान में कोई रिवोल्ट होगा, जो कि नहीं, बल्कि ईरान और ज़्यादा आपस में कोहेसिव होकर उभरा है। खास तौर पर जो आपने बताया खामनाई की मृत्यु के बाद ईरान में और ज्यादा एकजुटता दिखाई पड़ रही है, एक बात। दूसरा, मुझे ईरान पौरी इस सिंह तरह जी के की एक क्राइसिस लाइन को $1 मिलियन की लंबे लगी, समय से उन्होंने हैंडल कहा कर रहा है। शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रही है। $1 मिलियन बिल्कुल, लाइन। निश्चित तौर पर। और इसलिए अब ईरान की पूरी कोशिश है कि वो किस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी करके दुनिया के तमाम मुल्कों को मजबूर करे कि वो ट्रंप को झुकाने का काम करे या ट्रंप के साथ न खड़े। अरे पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका की छाती पे बैठा हुआ है कि ये क्या करवा रहे हो, हम लोग तो धंधा पानी आराम से कर रहे थे, दुबई तो शानदार जगह थी, आज दुबई के हालात क्या कर दिए, अबू धाबी की स्थिति क्या है, कतर की क्या है, दोहा की क्या स्थिति कर दी। डेटा सेंटर्स वहां बंद हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़े खतरे की बात है। और मैं सर बताऊं, बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा मिडिल ईस्ट पे। ये जितना भी इंडियंस वहां फ्लैट वेट खरीद के बैठा हुआ है ना, ये सब अपने घरों पे मातम मना रहा है, और खरीदो फ्लैट दुबई में, मना कर रहे थे ना लोग, तब तो जिद सवार थी। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, तो बताइए कि सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया जाए। नहीं, सिचुएशन को देखिए ब्रजेश जी, जो आपने कार्यक्रम किया, ये हम सिचुएशन को एड्रेस ही कर रहे हैं। तमाम बातें आपने बताई, तमाम मैंने बताई, और तमाम लोग बता रहे हैं। सिचुएशन है, सिचुएशन कोई राजनीतिक दल के द्वारा क्रिएट नहीं की गई, वास्तविक ऐसी परेशानी है, युद्ध का वातावरण है,
स्टेट ऑफ अमरूद से गैस नहीं आ रही है, सबको पता है कि नहीं आ रही है। सरकार ने अपनी बातें की, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय योगी जी ने कहा कि कालाबाजारी नहीं होगी, जो सिलेंडर इकट्ठा करेगा छापे भी पड़े, और तमाम व्यवस्थाओं को मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सरकार इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। हाँ, पैनिक फैलने की बात है तो तमाम, आप आजकल जानते हैं, तमाम तरह से बहुत सारे लोग या विपक्ष के नेता तमाम बातें कह रहे हैं, पर उनको पता कुछ नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार का विरोध करना एक माध्यम है, पर मैं निवेदन करता हूं कि इस समय देश में स्थितियां अनुकूल नहीं है और सबको मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना है। तो कृपया बिना जानकारी के कोई बात आगे ना कहें, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के लीडर हैं, फिर भी एक अपने वर्ग को आप एड्रेस करते हैं और गलतफहमी तो पड़ती आप है। क्या मानते हैं, आप लोग तो के मुझे पास लगता क्या है जानकारी सबको है मिलकर कि इसे एड्रेस करना चाहिए? इस सिचुएशन ये कब तक चलने वाली है और हम कब तक आपूर्ति को सामान्य कर लेंगे? एक एश्योरेंस जनता को चाहिए। ब्रजेश जी, युद्ध कब तक चलने वाला है कोई नहीं जानता। ये तो वो देश भी नहीं जानते जो लड़ रहे हैं। हाँ, जो गल्फ ऑफ हॉर्मज़ से आपके तेल टैंकर निकल सकते हैं, गैस टैंकर, उस पर भी संकट है। भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से बातचीत करी है, नए रास्ते निकाल रही, नए लोगों से। और जहां तक तेल की सप्लाई है, उसके लिए सरकार पहले से 40 देशों के साथ हमारा समझौता है, तेल की कमी नहीं होने पाएगी। गैस की जो कमी दिख रही है, उसके कारण सरकार ने तमाम नियमावली तैयार की है कि आम आदमी उसमें परेशान ना हो। मैंने अपने पहले ही संबोधन में बताया कि तमाम चीजें जो हो रही है, जो गैस पर आधारित है, उनके लिए सरकार योजना बना रही है। जैसे रेस्टोरेंट कर लोगों से अलग बात कर रही है, इंडस्ट्री जो गैस पे आधारित है उनसे अलग बात कर रही है, जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए अलग सिस्टम बनाया, जो कॉमर्शियल उपभोक्ता है उनके लिए अलग बना रही। जहां तक अभी मेरे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि पहले 21 दिन का पहले ही से लिमिट थी कि एक सिलेंडर बुक कराने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक कराने में 21 दिन होते, सरकार ने उसको बढ़ाकर 25 दिन किया है। और मेरे ख्याल से सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि किसी भी तरह का पैनिक ना हो, हर व्यक्ति को मिले, कोई व्यक्ति इकट्ठा ना कर सके, हर व्यक्ति को मिले। और मुझे लगता है सरकार इस ओर अग्रसर है। हम सबको इस समय सहयोग करना चाहिए, जो भी नियमावली बने उसका पालन करना चाहिए। जनता सहयोग करेगी, लेकिन आप जनता के सामने एक अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता के समक्ष एक सच्ची तस्वीर आपको प्रस्तुत करनी होगी, जनता का विश्वास बहाल करना होगा। सामने सामने आकर राज्य और केंद्र की सरकारों के जिम्मेदार मंत्रियों को जनता को एड्रेस करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। ये सूत्र से जो चलता है ना पब्लिक में, इसीलिए परेशानी है। एक बार सामने आइए और कहिए कि देखिए आज ये दिक्कत है, हम एक हफ्ते 10 दिन में ठीक कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री ने कह दिया, फिर क्या पैनिक है? प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो भी दिक्कत है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं दिक्कत है, किसके सामने जाके कहेंगे? आप ही के माध्यम से एड्रेस करेंगे, आपके माध्यम से ही। ओके, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कह रहे हैं कि पैनिक नहीं, कह रहे हैं हम तो सबको बता रहे हैं, अब कितना बताएं? नियमावली बना रहे हैं, नियमावली का पालन में ठीक, सहयोग ओके, गो अहेड पांडे जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, ये असल में बता रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो अलग है। देखिए, 3 बयान इनके आए। एक ने कहा 25 दिन का स्टोरेज है, एक ने कहा 45 दिन का, और एक ने कहा 74 दिन का। आप अपना विरोधाभास समझ लीजिए। और अगर पैनिक क्रिएट हो रहा है लाइनों से, तो लाइन में जो लोग खड़े हैं, गैस तो है ही है, उनको दे दीजिए, उसके वीडियो बनवाइए, सोशल मीडिया पे डलवा दीजिए, खत्म। जो पैनिक क्रिएट हो रहा है खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लाइन तो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। आपको अयोध्या में राम जी का प्रसाद बंद करना पड़ा है, हनुमान जी का लड्डू बंद करना पड़ा है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो बड़े बड़े होटल्स हों या जो छोटे रेडी पटरी वाले जो ठेले पर चाउमीन और तमाम चीजें बेचते हैं, सब परेशान हैं, सब बंद हो रहे हैं। आपने दिल्ली हाई कोर्ट में मेस बंद कर दिया। तो जब ये चीजें आप जनता देखेगी तो ना आपको कहने की जरूरत है, ना कांग्रेस को कहने की जरूरत है। जनता खुद इन चीजों को समझ जाती है। आगे अभी लड़ाई लंबी चलनी है। इजराइल के अधिकारियों ने भी यही बात कही है कि अभी लड़ाई रुकने वाली नहीं। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि जल्दी खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ कतर ने जो LNG का उनका संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया है। तमाम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उन्होंने फोर्स मेजर लागू कर दिया है। यानी कि समस्या बढ़ने वाली है। राहुल गांधी जी पहले ही कह रहे थे, लेकिन ज्ञानी प्रधानमंत्री तो क्या करें? शायद गैस कहां से लाएं पांडे जी? कोई पड़ोस में तो मिल नहीं रही है, समय लगेगा। जब कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि जो विदेश नीति है, चलो हो गया, आप कहां से लाएं? बताओ, कुछ रास्ता बताओ। रास्ता एक मैं बड़ा अच्छा रास्ता बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में कहा था,
वो गटर गैस वाली बात याद होगी? अरे वो भाई। इनोवेशन था प्रधानमंत्री जी का, अरे आप- उसको नेशनल मुद्दा बना के लागू कर दें। गटर से नाली you। से सब गैस बनाएंगे। मुझे लगा आप कुछ तो अच्छे क्या सुझाव प्रधानमंत्री दोगे। झूठ बोल रहे थे? प्रधानमंत्री तब मजाक कर रहे थे? क्या ये प्रधानमंत्री का लेवल यही है? अरे बातों बातों में कह दिया आप लोगों ने, तो मुद्दा ही उन्होंने तो पर बाकायदे गला ही पकड़ बात लिया। कर रहे हैं। एक बार कहा उन्होंने, वो राडार वाली बात भी याद होगी, नालंदा विश्वविद्यालय भी याद होगी। डॉक्टर क्या करोड़ी सिंह प्रधानमंत्री जी। हम इस लेवल का सर, चुनते हैं धन्यवाद सर। कि जो डॉक्टर सिचुएशन को करोड़ी सिंह हैंडल जी ना मेरे कर साथ पाता हो। मौजूद हैं। सर ये बताइए कि इस पूरे रीजन में क्या ये वार फैलेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के देश, ये अरब देश कितने दिन ये हमला झेलेंगे। 13 दिन से इस हमले का जितने भी अमेरिकन इजराइल अटैक होते हैं उसका इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट दुबई, दोहा, कतर, इराक, बहरीन, इन सब पर आ रहा है और इनको बहुत मेजर फिनेंशियल लॉस हो रहा है। मिडिल ईस्ट की स्थिति बड़ी भयानक है। वो ट्रैप्ड हो गए हैं सिचुएशन में बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, इजराइल एंड ईरान के। इसमें अगर कोई सच में भुक्तभोगी है तो वो है मिडिल ईस्ट के देश जो बिना वजह इस वार में पड़ गए हैं या अमेरिका प्रेम के कारण पड़ गए हैं। तो अब वो क्या होगा? क्या ये रीजनल वार एक्सक्लेट करेगी? वो कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे या वो आगे भी बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं जो आप गैस के और ऑयल के संकट की बात कर रहे हैं, G7 के देशों की मीटिंग हुई है, उनके पास जो रिजर्व है वो ज्यादा संकट है उनको देने का कुछ थिंकिंग चल रहा है वहाँ के, कि वहाँ जो देश ज्यादा संकट से गुजर रहे हैं वहाँ कहीं किसी न किसी रूप में सप्लाई किया जाए। आपने जो सवाल पूछा है इसको मैं मिडिल ईस्ट या जो वेस्ट एशियन कंट्री है उससे ज्यादा अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। वो किस रूप में हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका यहाँ से तेल खरीदता और तेल के डॉलर इनके पास आ जाते, फिर अमेरिका ये कहता कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आप आपके यहाँ हम बेस बनाएंगे, उसका खर्चा आप दो, हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट करो, हमारे से हथियार खरीदो। तो जो डॉलर अमेरिका इनको देता था वो वापस ले जाता था और इनको ऐसा एहसास दिला रखा था कि अमेरिका की छतरी मिली हुई है आपको, आप अमेरिका की छतरी के नीचे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब अमेरिका पे इनका विश्वास उठ गया है, तो ये मान के चल लेंगे कि अमेरिका अकेला हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, दुनिया के दूसरे पावर हैं उनके साथ भी हमें अच्छे रिलेशन कल्टीवेट करना चाहिए। जैसे सऊदी अरब ने चाइना से शुरू कर दिया, चाइना ने ईरान और सऊदी अरब में पहले दोस्ती करवा भी दी थी, तो ऐसी स्थिति बन रही। अमेरिका को तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। दूसरा सवाल आपका था कि क्या ये कंट्री ईरान से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो एक्टिविटीज हैं वो ये सामने आ रहा है कि ये अमेरिका और इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जो ईरान पे अटैक हुआ वो कहते हैं कि इजराइल अमेरिका ने ही किया था, नाम ईरान का दिया था। इसी तरह से साइप्रस पे हुआ, वो ईरान और ईरान ने नहीं किया, वो अमेरिका और इजराइल ने ही करवाया था। वार में ये स्ट्रेटेजी होती है और ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी वो दुनिया के इतिहास में भी नहीं आती हैं, पन्नों में क्या मालूम कहाँ दब जाती हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति होती है और वो अरब कंट्रीज हैं, वो समझते हैं कि इजराइल और अमेरिका हैं वो हमें वार में झोंकना चाहते हैं ईरान के अगेंस्ट में, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो मीडिया में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि एक हम षटकोणीय गठबंधन बना रहे हैं, वो 2 एक्सिस के अगेंस्ट में होगा, शिया एक्सिस और सुन्नी एक्सिस। तो ये कंट्री समझते हैं कि इजराइल के इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है। इस तरह की घोषणा करना, षटकोणीय गठबंधन बनाना और उसमें भारत को सम्मिलित करना, भारत ने न मना किया है न हाँ किया है, लेकिन इस तरह की स्थिति है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज समझते हैं। मेरे वहाँ के कुछ विद्वानों से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के इंटेंशंस हैं वो पूरे हमारे कंट्री नहीं होने देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो और अब्राहम अकॉर्ड को लेके है उसको भी अभी तक सऊदिया ने साइन नहीं किए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं मैं, बहुत से कंट्री की करेंसी पे अल आस्का जो मस्जिद है जेरूसलम में उसकी फोटो है। जैसे अपने करेंसी पार्लियामेंट का होता है ना करेंसी नोट पे, तो उनका अटैचमेंट वो ईरान की जो इजराइल का एरिया है जेरूसलम से कितना है ये उनका कमिटमेंट दिखाता है। और अब ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं
कि अल अक्सा को इजराइल खत्म करना चाहता है और उसकी जगह थर्ड टेंपल बनाना चाहता है। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स वहां चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि वहां का आवाम बिल्कुल नहीं चाहता है ईरान के थैंक यू सर। लिए कि ईरान पे अटैक करें, ईरान से लड़ें। और आवाम अगर ये चाहता है तो वहां के अमीर हैं या जो किंग हैं वो ऐसा साहस नहीं करेंगे कि ईरान के विरुद्ध लड़ें। जी, मैं मनोज कुमार जी ब्रिगेडियर साहब को आमंत्रित करता हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमेरिका ने दशकों तक ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करके यूएई, सऊदी अरब, इराक, दोहा, इन सब जगहों पर अपने बेस तैयार किए थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब वॉर टाइम आ गया और अमेरिका को ईरान पर हमला करना पड़ा, क्या कारण है कि ये अमेरिकी मिलिट्री बेस एकदम से नॉन फंक्शनल चले गए? ऐसा क्या होगा सर? जो हम जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके बारे में उन्हीं के डिफेंस सेक्रेटरी ने एक बार कहा था कि आप अमेरिका के अगर दुश्मन हैं तो ये आपके लिए बुरा है, और अगर अमेरिका के दोस्त हैं तो आपके लिए घातक है। वाह। तो वही स्थिति सारे जो मिडल ईस्ट में आपके जो देश है, जो 1977 के बाद जो पेट्रो डॉलर वाली स्थिति पैदा हुई थी सुएज कैनाल की कार्रवाई के बाद, तो उस वक्त जो है ये सब के सब पेट्रो डॉलर की वजह से ही अमेरिका इस स्थिति में पहुंचा है। और ये मानते हुए कि अमेरिका उनको जो है सहायता प्रदान करेगा, उनकी मदद करेगा, उन्होंने जो है उनकी पूरी सहायता। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, ये एक तो सबसे बड़ी स्थिति है कि उनके ऊपर जो ईरान ने जितने भी अटैक करे हैं वो अमेरिकन बेसिस पे करे हैं। थोड़ा बहुत असर आप जैसे दुबई एयरपोर्ट है या और जगह पे भी पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल और गैस तो आ रही है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ अंदर जाने हैं वो भी रुके पड़े हैं। आप मान के चलिए कि 80% ऑफ जो खाद्य पदार्थ जो अंदर जाता है वो यहीं से होकर जाता है, इनकी खाड़ी देशों में पैदा होता नहीं है वहां पे। तो उसके ऊपर भी अगर लगाम लगेगी तो ये देशों की स्थिति जो बनेगी वो और मुश्किल होती जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आप कुछ कह। जी, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। वार तो लंबी खींचती प्रतीत हो रही है, क्या दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इससे डगमगाने वाली है और हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा महंगाई के रूप में? दोनों सवाल अपने आप में बहुत अहम है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो जैसे ही हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, हम पहले भी देख चुके हैं, डॉलर अगर ऊपर जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय वो तो पहुंच ही गया है, 92 पे डॉलर पहुंच गया है। और हमारे ऑयल के दाम भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, दोनों हैं। इधर 92 पे तो हमारा डॉलर हो गया है, ये हो सकता है और ज़्यादा वीक हो, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारे पास फिर से एक ना एक इसके अंदर थोड़ी सी स्थिति ऐसी आएगी। वो इंडिया के लिए हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो हमारी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, 70 से 100 हो गई हैं, और वहाँ कहा जा रहा है $200 पर बैरल जो है वो पहुँच सकती हैं। तो $200 अगर ना भी पहुँचें, 100 से और 200 के बीच में वो 130-140 भी पहुँच गई, तो वो पिछली बार भी हम एक बार और देख चुके हैं। इस तरीके की ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो सारे के सारे प्रोडक्शन सिस्टम्स के ऊपर पूरे का पूरा इम्पैक्ट आ जाता है। पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था अंडर स्ट्रेस है। पूरी अपने आप में पूरे की पूरी इकॉनमी के जितने भी प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। ऑलराइट, सिद्धार्थ कलंश जी, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकारों ने एक लंबी अवधि तक अगर ये युद्ध चलता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहाल करने की कोई ठोस रणनीति है? आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करें प्लीज। जी जी हाँ, बोलिए, आ रही आवाज, गो अहेड। देखिए, लगातार तमाम चेतावनियों के बावजूद आज भी हम एक ट्रेडिंग सेंटर बने हुए हैं, हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं हैं। और जो भी कंट्री खासतौर पर 140 से 150 करोड़ की आबादी के साथ अगर ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले बहुत सारे क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, क्या गैस से बनने वाले शीशे के सामान, जो कांच के सामान हैं, क्या वहाँ प्रोडक्शन अब उसी तरीके से हो पाएगा या हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कन्नौज में, जहाँ पर हमने कोयला और लकड़ी पर बैन लगा दिया और ये कहा कि गैस पर आधारित भट्टियां लगाई जाएंगी इत्र बनाने के लिए, क्या उन पर असर नहीं पड़ा? नहीं, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, ताज ट्रेपेजियम की वजह से तो वहाँ आप लकड़ी का डाल नहीं काट सकते। हम जिस लखनऊ में बैठे हैं, रमजान के महीने में 102 करोड़ के ऑर्डर यहाँ कैंसिल हुए हैं जो गल्फ कंट्रीज में जाने थे चिकन के कपड़ों के। तो इस तरह से ये
एक लंबा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को इस लड़ाई के लंबे चलने के स्थिति में होने जा रहा है, और दिख रहा है। सबसे पहले जो असर आया है वो सबसे पहले असर हमारे ऊपर ही आया है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, पेट्रोल और डीजल के जो लागत बढ़ रही है उस पर हो, गैस की जो क्राइसिस अभी सामने दिखाई पड़ रही है। अब कहने की बात है ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे गैस, कनाडा से मंगा लेंगे, अमेरिका से मंगा लेंगे, लेकिन उस गैस की लागत बहुत ज़्यादा होगी। हम वहाँ से मंगाएंगे तो अल्जीरिया से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से अगर मंगाना शुरू करेंगे, उसकी खेप आने में कितना टाइम लगेगा सर, और 30, उसकी 35 लागत दिन, 40 ज़्यादा दिन हो लगेंगे। जाएगी, और उसका असर सीधे सीधे हमारे थैंक यू उद्योगों सर। से लेकर घर तक और होटल तक पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल इशूज़ पर आप सबने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबके बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कृपया संयम बनाए रखें। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आपको हम एक यूपीएससी 2025 का एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले हैं। 2 नंबरी काम और जालसाजी में कई लोगों ने बड़ी महारत हासिल कर ली। यूपीएससी में डिक्लेयर कोई हुआ, नाम किसी का, माला कोई पहन रहा है, सम्मान कोई कर रहा है। फर्जीवाड़े की ऐसी मिसाल यूपीएससी में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें गलती यूपीएससी की कम है। दरअसल जो फर्जीवाड़ा करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस बार तो इतिहास रच दिया है। गाजीपुर से लेकर बुलंदशहर तक यूपीएससी 2025 के फर्जीवाड़े की एक खुली दास्तां एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रिय दीक्षित आपके समक्ष वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।